साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह बिहार के रहने वाले एक बहुत सीनियर आईपीएस अधिकारी का खून उन्हीं की पत्नी ने कर दिया। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, जिस आईपीएस ऑफिसर का कत्ल हुआ है, हत्या हुई है, उनका नाम है ओम प्रकाश। और ओम प्रकाश बिहार के ही रहने वाले थे, चंपारण के। आप जानते हैं कि बिहार में चंपारण का इलाका है, नेपाल की सीमा से सटा हुआ। दो जिले हैं चंपारण में, एक है पश्चिमी चंपारण जिसका मुख्यालय है बेतिया, और एक है पूर्वी चंपारण जिसका मुख्यालय है मोतिहारी। कहते हैं कि चंपारण का नाम चंपा फूल पर पड़ा है, और एक जमाने में यहाँ चंपा फूल के बिल्कुल जंगल हुआ करते थे। तो उसी के रहने वाले थे ओम प्रकाश सर, और इन्होंने पढ़ाई लिखाई की और एमएससी किया था इन्होंने जियोलॉजी में। जियोलॉजी को हिंदी में कहते हैं भूगर्भ शास्त्र, कि धरती के अंदर क्या है, भूगर्भ में क्या है, उसका अध्ययन होता है इस विषय में। तो एमएससी किया जियोलॉजी में, और उसके बाद उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा दी, और 1981 में 1981 में वो आईपीएस चुन लिए गए। अब आप जानते हैं कि जो आईएएस हैं या आईपीएस हैं, ये अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं। देश में 3 सेवाएं अखिल भारतीय है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। आईएफएस यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। अखिल भारतीय सेवाओं का ये मतलब होता है कि उसमें कैडर का आवंटन होता है, किसी को पंजाब कैडर, किसी को बंगाल कैडर, किसी को बिहार कैडर। तो कैडर का आवंटन हुआ, तो इनको ओम प्रकाश सर को मिल गया कर्नाटक कैडर, और ये पहुंच गए दक्षिणी भारत में, जो दक्षिण भारत का राज्य है कर्नाटक, वहां पहुंच गए। अब कर्नाटक में इन्होंने लंबी सेवाएं दी। इनकी जो पहली पोस्टिंग हुई थी वो एएसपी के रूप में हुई थी। बेल्लारी जिला एक है, और बेल्लारी जिला में वो एएसपी बने थे। उसके बाद वो कर्नाटक में कई जिलों के एसपी रहे, पुलिस कप्तान रहे, वो शिमोगा जिले के एसपी रहे, उत्तर कन्नड़ा जिला के एसपी रहे, चिकमगलूर के एसपी रहे। फिर वो सीआईडी में उन्होंने काम किया, लोकायुक्त बने, और फिर अग्निशमन विभाग में रहे, फायर सर्विसेज में, और सन 2015 में उनको कर्नाटक का डीजीपी बनाया गया, जिसको हिंदी में पुलिस महानिदेशक कहते हैं। यानी वो कर्नाटक के पुलिस चीफ बन गए, और 2 बरस तक 2015 से 17 तक, अपने रिटायरमेंट तक वो कर्नाटक के डीजीपी बन के रहे। 17 में वो रिटायर कर गए। तो ये जो ओम प्रकाश सर थे, उसके बाद चूंकि उन्होंने इतनी लंबी नौकरी कर्नाटक में ही कर ली थी, तो अब उनको बिहार लौटने का वैसा मन कर नहीं रहा था। तो उन्होंने कर्नाटक में ही बेंगलोर में एक 3 मंजिला मकान बनवा लिया। एचआरएस लेआउट है बेंगलोर का, एक बहुत ही पॉश एरिया है, एक बहुत महंगा इलाका है। वहां पर उन्होंने एक 3 मंजिला मकान बना लिया, और उसी में वो रहने लगे। बेंगलोर शहर के बारे में आप जानते हैं, उसका नया नाम बेंगलुरु हो गया है, और वो भारत के शानदार शहरों में इसकी गिनती होती है। खासकर भारत का उसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अमेरिका में एक सिलिकॉन वैली नाम की जगह है जहां आईटी की बहुत कंपनियां हैं, तो बेंगलोर में भी आईटी की बहुत कंपनियां हैं। तो उसी बेंगलोर में वो रहने लगे हैं। अब देखिए ये कितना बड़ा कांड हुआ है। ये कल की बात है। कल बेंगलोर पुलिस को सूचना मिली 112 नंबर को कि ओम प्रकाश साहब की हत्या कर दी गई है, कत्ल हो गया। अब जब पुलिस वहां पहुंची, तो ओम प्रकाश सर की वाइफ और बेटी जो रहती थी घर में थी, वो लोग दरवाज़ा खोल ही नहीं रही थी। बहुत समझाने बुझाने के बाद उन लोगों ने दरवाज़ा खोला। पुलिस जब अंदर गई तो पुलिस के मतलब होश उड़ गए, क्योंकि एकदम खून की नदी बही हुई थी, और ओम प्रकाश सर की लाश पड़ी हुई थी, और उन पर 1 2 3 नहीं, चाकू के 10 वार किए गए थे।
और पुलिस ने वो चाकू भी बरामद कर लिया जिससे उनकी हत्या हुई थी। वो किचन नाइफ था, रसोई घर में जो चाकू रखा जाता है फल काटने के लिए, सब्जियां काटने के लिए, वो वाला चाकू था, किचन नाइफ। उनसे उसकी हत्या कर दी गई थी। क्योंकि घर में और कोई नहीं था, सिर्फ उनकी बीवी और बेटी थी, इसलिए पुलिस को पूरा शक हुआ कि दाल में काला है, ये अंदर की ही बात है, किसी बाहरी ने हत्या नहीं की है। और दोनों को हिरासत में लेके पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी। उसके बाद बेटा बाहर में रहता था, बेटे को सूचना दी गई और बेटे के बयान पर फिर एफआईआर दर्ज हुआ, प्राथमिकी दर्ज हुई। अब इसमें कुछ बातें बहुत चौंकाने वाली आई है। एक बात ये चौंकाने वाली आई है कि इस हत्या के बाद ओम प्रकाश सर की वाइफ ने, जिसका नाम पल्लवी है, पल्लवी ने अपनी एक सहेली को फोन किया। सहेली भी एक रिटायर्ड आईपीएस की वाइफ ही है, और उसको वीडियो कॉल किया और वीडियो कॉल में कहा कि मैंने राक्षस को मार डाला। तो उसकी सहेली घबरा गई, उसको लगा, वो समझ गई कि ओम प्रकाश साहब के बारे में कह रही है, क्योंकि पल्लवी का अपने हस्बैंड से अक्सर झगड़ा होता रहता था। उसने ये बात हस्बैंड को बताई, अपने पति को बताई, और पति ने पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना दी। अब जो इसमें बातें आ रही हैं वो बातें बहुत चौंकाने वाली है। ओम प्रकाश सर के एक बेटा और एक बेटी थे। बेटा का नाम है कार्तिकेश और बेटी का नाम है कृति। अब कार्तिकेश ने जो पुलिस को बयान दिया है, उस बयान में कहा गया है कि मेरी जो माँ थी, जो पल्लवी थी, जिसको पुलिस हत्यारा मान रही है, पल्लवी सीजोफ्रेनिया से ग्रस्त थी। अब आप कहेंगे कि ये सीजोफ्रेनिया क्या होता है? तो जितने भी मानसिक रोग होते हैं उसमें ये सबसे गंभीर जो मानसिक बीमारी होती है, इसको सीजोफ्रेनिया कहते हैं। और ये बीमारी बहुत हद तक आनुवंशिक होती है, यानी एक परिवार में चलती आती है। यदि परिवार में किसी को सीजोफ्रेनिया रहेगा तो उसके बाल बच्चों में, नाती नातिनों में, पोते पोतियों में उसके आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। सीजोफ्रेनिया के मरीज के साथ सबसे जो खराब बात होती है वो ये होती है कि उसका असली दुनिया से संपर्क कट जाता है और वो एक काल्पनिक दुनिया में रहने लगता है और उसको काल्पनिक खतरे दिखाई देने लगते हैं, काल्पनिक चीज़ों से वो डरने लगता है। जैसे हो सकता है कोई सीजोफ्रेनिया का मरीज हो, उसके कमरे में टीवी रखा हो तो उसको लगे कि मेरा दुश्मन इस टीवी के अंदर बैठा हुआ है और इसके अंदर से वो मुझे मार डाले। इस तरह की अजीबोगरीब बातें वो सोचता रहता है। बड़े बड़े लोगों को सीजोफ्रेनिया की बीमारी हो चुकी है। परवीन बाबी का आप नाम जानते होंगे, हिंदी फिल्मों की बहुत बड़ी अभिनेत्री थी, अमिताभ बच्चन के साथ बहुत फिल्मों में उसने काम किया है। परवीन बाबी को सीजोफ्रेनिया हो गया था, उसे हमेशा लगता था कि ये उसको मरवा देगा, वो मुझे मरवा देगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बिहार के एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे वशिष्ठ नारायण सिंह, उन्होंने नासा में भी काम किया था, अमेरिकन अंतरिक्ष एजेंसी में। उनको सीजोफ्रेनिया हो गया था और वो बिल्कुल एक अलग दुनिया में चले गए थे और कई साल भटकते रहे थे, भीख मांग मांग कर खाते रहे थे। ये उनकी दुर्दशा हो गई थी। तो कार्तिकेश ने बयान जो दिया है पुलिस को, उसने बताया है कि मेरी माँ को सीजोफ्रेनिया की बीमारी थी और कई साल से 8-10 बरस से उनका इलाज चल रहा था। ऐसे तो सीजोफ्रेनिया की बीमारी काफ़ी हद तक लाइलाज होती है, लेकिन कुछ कुछ दवाओं से थोड़ा बहुत नियंत्रण किया जा सकता है। तो मुझे लगता है वही नियंत्रण किया जा रहा होगा। और देखिए 3-4 दिन पहले ही ये जो पल्लवी थी जिसने हत्या कर दी ओम प्रकाश सर की, उसने वहाँ की पुलिस को, लोकल पुलिस को सूचना दी थी कि मेरे पति मुझे गोली मार सकते हैं, हत्या कर सकते हैं। और कायदे से उस समय वहाँ की लोकल पुलिस को कुछ एक्शन लेना चाहिए था, कुछ बीच में पड़ना चाहिए था, कुछ बीच बचाव काउंसलिंग करनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने लगता है इसको गंभीरता से नहीं लिया। और अब ये बात आ रही है कि कल दोपहर में मियाँ बीवी में, यानी ओम प्रकाश सर में और पल्लवी मैडम में जोर का झगड़ा हुआ और उस झगड़े में ये कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश सर इतना गुस्से में आ गए कि उन्होंने कहा कि मैं पल्लवी को गोली मार दूंगा। पल्लवी ने किचन से मिर्च का बुरादा लाया, चिली पाउडर जिसको कहते हैं, हर किचन में रहता है,
वो उनकी आंख में झोंक दिया और उसके बाद उनके हाथ बांध दिए और फिर पेट पर, गले पर, हाथ पर पूरी ताकत से चाकू के वार किए और उससे इतना खून निकला, इतनी ब्लीडिंग हुई ओम प्रकाश सर को कि वो बेचारे वहीं पर मर गए। साथियों, ये जो केस है और जितना मैंने अभी अध्ययन किया है, ये वाटर टाइट केस है। वाटर टाइट केस में ये कहने का मतलब ये है मेरा कि इसमें पल्लवी के अलावा कोई दूसरा गुनहगार हो ही नहीं सकता है। पूरी संभावना है उस जगह में, जो मैंने कहा कि पॉश एरिया है, एचआरएस लेआउट, वहाँ जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। आजकल तो पान की दुकान में भी सीसीटीवी कैमरा रहता है। उसको पुलिस खंगालेगी, उसकी फुटेज को, तो पता चल जाएगा कि बाहर से कोई आया था या नहीं। बहुत संभावना इस बात की है कि बाहरी काम किसी ने नहीं किया होगा। जब पुलिस पहुंची तो पहुंचने पर जिस तरह से दरवाजा नहीं खुला जा रहा था अंदर से, वो भी संदेह को बढ़ाता है। इस मामले, पूरे मामले में जो पल्लवी मैडम की सहेली का बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, जिसको उन्होंने वीडियो कॉल करके कहा कि मैंने राक्षस को मार दिया, और तब उनकी सहेली ने अपने हस्बैंड को ये बात बताई और तब पुलिस को ये बात मालूम हुई। उसके बाद वो जो चाकू की बात मैंने की, किचन नाइफ जो था, वो किचन नाइफ को पुलिस ने जब्त कर लिया है। अब उस पर उंगलियों के निशान होंगे, फिंगरप्रिंट्स होंगे। पुलिस जब पकड़ती है ऐसी चीज़ों को तो ऐसे पकड़ती है कि उंगलियों के निशान मिट नहीं जाए। वो उंगलियों के निशान पूरी संभावना है मैच कर जाएंगे, उनका मिलान हो जाएगा पल्लवी मैडम के फिंगरप्रिंट्स से। और फिर जिसको परिस्थिति जन्य साक्ष्य कहते हैं, और बातें, क्योंकि पहले से जिस तरह से दोनों में झगड़ा था, बैकग्राउंड था, जिस तरह से 2-3 दिन पहले भी इन्होंने शिकायत की थी अपने पति के खिलाफ, ये सब को लेके इस केस में बहुत ज़्यादा पल्लवी जो है, ओम प्रकाश सर की वाइफ, वो घिरा गई। अब उनको राहत सिर्फ एक ही ग्राउंड पर मिल सकता है, वो ग्राउंड है जो मैंने कहा, मानसिक रोग। क्योंकि कोई भी जब केस की सुनवाई होती है तो उसमें 2 पक्ष होते हैं, एक अभियोजन पक्ष और एक बचाव पक्ष। अभियोजन पक्ष का वकील चाहता है कि मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा मिले, बचाव पक्ष का वकील चाहता है कि मुजरिम को वो छुड़ा ले जाए या छोटी सजा दिलवा दे। तो जब बहस होगी कोर्ट में, तो उसमें यदि बचाव पक्ष की ओर से कागज पेश किए जाएंगे, मेडिकल रिकॉर्ड्स पेश किए जाएंगे कि ये जो पल्लवी हैं, इनका शिजोफ्रेनिया की एक बीमारी थी इनको, और ये होशो हवास में नहीं थी, ये अपनी दुनिया में नहीं थी, काल्पनिक दुनिया में थी, और इसलिए इन्होंने मार डाला। तो अदालत इसको विचार करते हुए, चूंकि मानसिक रोग होना कोई अपराध नहीं है, तो अदालत इसको विचार करते हुए उनको कम सजा दे सकती है। लेकिन इसको साबित करना पड़ेगा। इसमें मेडिकल रिकॉर्ड्स की बहुत भूमिका रहेगी। इसमें जो कार्तिकेश बेटा है, उसके बयान की बहुत भूमिका रहेगी। बेटी के भी बयान की बहुत भूमिका रहेगी। साथियों, मैं इसी दौरान आपको बताता हूँ मोटा मोटी कैसे किसी मर्डर केस का पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। जैसे ये हत्या जब हुई तो सबसे पहले जो वहाँ पुलिस पदाधिकारी पहुँचे होंगे, उन्होंने लाश का इंक्वेस्ट किया होगा, जिसको दिल्ली, यूपी वगैरह में पंचनामा कहते हैं। पंचनामा तैयार किया होगा, और बिहार में मृत्यु परीक्षण रिपोर्ट भी कहते हैं। इंक्वेस्ट का फॉर्म जो होता है, उसमें पुलिस वाले ये लिखते हैं कि प्रथम दृष्टया हत्या की क्या वजह लग रही है, क्योंकि हत्या की असली वजह तो पोस्टमार्टम में पता चलेगी, और पोस्टमार्टम डॉक्टर लोग करते हैं, पुलिस वाले नहीं करते हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया, पहली बार देखने में क्या लग रहा है पुलिस को, ये बात पंचनामा में अंकित किया जाता है। इंक्वेस्ट हुआ, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए बॉडी जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर का मंतव्य आता है, डॉक्टर के सिग्नेचर के साथ। इस पूरे मामले में एक एफआईआर होता है जो हो चुका होगा। केस का एक अनुसंधानकर्ता बनाया जाता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जिसको संक्षेप में आईओ कहते हैं। वो केस डायरी लिखता है, जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जिक्र होगा, इंक्वेस्ट का जिक्र होगा, सबके गवाह होंगे, प्रदर्श का जिक्र होगा। जो प्रदर्श होगा उस पर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट लेके बताया जाएगा कि उंगलियों के निशान का मिलान हुआ कि नहीं।
जब्ती सूची बनाई जाएगी। ऐसे ही आप किसी प्रदर्श को नहीं ले सकते, उसको जब्ती सूची बनाई जाती है, सीजर लिस्ट बनाया जाता है, उस पर 2 स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर होते हैं। ये एक पूरी कार्रवाई होती है और तब जब पुलिस को लगता है कि सब कुछ हो गया और पुख्ता सबूत है तो पुलिस चार्जशीट फाइल करती है, जिसको हिंदी में आरोप पत्र कहते हैं। और वहाँ जाकर पुलिस का काम खत्म हो जाता है। उसके बाद कोर्ट का काम शुरू होता है। कोर्ट में फिर सुनवाई होती है। पक्ष विपक्ष जो मैंने बताया, अभियोजन पक्ष बचाव पक्ष में बहस होती है। फिर कोर्ट अपने विवेक से न्यायमूर्ति किसी विचार पर पहुंचते हैं, फैसला वो सुरक्षित रखते हैं, फिर फैसला सुनाते हैं। एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन जो भी हो, ये जो पूरा मामला है, इस मामले से मुझे अभी याद अभी हाल में मेरठ में भी इससे मिलती जुलती एक घटना हुई है। मुस्कान रस्तोगी नाम की एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत को मार डाला और नीले रंग के ड्रम में काट काट के 15 हिस्सों टुकड़ों में काट के बंद कर दिया और सीमेंट उसमें भर दिया। तो किधर समाज हमारा जा रहा है। मुस्कान रस्तोगी तो कोई मानसिक रोगी भी नहीं थी कि इस तरह से पति लोग पत्नियों की हत्या कर रहे हैं, पत्नियां पतियों की हत्या कर रहे हैं। ये पूरे समाज के लिए एक चिंता का विषय है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।